हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और हम आपकी तैयारी में इजाफा करने के लिए लेके आए हैं 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि काफी क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में हम कितने करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे? तो आज के करंट अफेयर्स में जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है लगभग 10 वन लाइनर्स ऑफ द डे भी डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर शो में खास बात ये होगी कि पहले हम लोग जो है इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिखते थे और उसको समझाते हिंदी में थे, लेकिन अब जो है करंट अफेयर शो केवल क्वेश्चन ही बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन बाकी जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो हिंदी में रहेगा, जिससे कि मेरे जो हिंदी ऑडियंस है उनको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। किससे? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे या वन लाइनर ऑफ द डेज के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड, और प्लस जो है किसी भी स्टडी ग्रुप में है अगर आप जुड़े तो वहां भी शेयर करें। इसके अलावा आप लोगों को मेरे बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन डेली मिले। और इसके अलावा जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, यानी आज की वीडियो का जो है पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को अगर वीडियो से समझ में नहीं आता है या छूट जाता है तो आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वन लाइनर्स ऑफ द डे की तरफ। तो पहला वन लाइनर ऑफ द डे है कि वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आज जो है 20 जुलाई है। क्या है आज? 20 जुलाई। और आज ही के दिन 1924 पेरिस में जो है आपका वर्ल्ड चेस बॉडी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग फिडे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिडे के नाम से जानते हैं। तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब फिडे जो है ये कहां है? आपका पेरिस में है, पहली बात। दूसरा, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद क्या रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है और सीईओ कौन है। तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? तो वो है आपके अर्कादी योर्कोविच। कौन? तो अर्कादी योर्कोविच। और सीईओ है जियोफ्री डी यॉर्ग। कौन? तो जियोफ्री डी यॉर्ग और आपका अर्कादी योर्कोविच, ये दोनों इसके मुखिया हैं। अब जो है रिसेंटली हमने एक न्यूज देखी थी। क्या न्यूज देखी थी? कि जी आकाश जो तमिलनाडु के हैं वो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए। कितने? तो 66th ग्रैंड मास्टर वो बन गए। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन? तो आपके जी आकाश। ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड वन लाइनर ऑफ द डे की तरफ। तो सेकंड हमारा वन लाइनर ऑफ द डे है कि इन अ फर्स्ट स्टूडेंट समृता शंकर गेट्स मदर्स नेम एडेड टू डिग्री सर्टिफिकेट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। तो नया ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के डिग्री सर्टिफिकेट पे उसकी माता का भी नाम जो है लिखा हुआ है। अब ये हुआ कैसे? तो ये जिनका नाम है समृता शंकर, ये जो है बीए एलएलबी इन्होंने कंप्लीट किया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। जब इनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया तो उसमें जो है अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हमारे पिता का तो नाम रहता है लेकिन माता का नाम नहीं रहता है। तो इन्होंने उस यूनिवर्सिटी के डीन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि माता पिता दोनों का ही सहयोग होता है हमें पढ़ाने में, तो केवल पिता का ही नाम क्यों? और ये जो है काफी डिस्क्रिमिनेटरी है और विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है या इक्वालिटी के खिलाफ है। तो इसका संज्ञान लेते हुए जो वहां के डीन थे उन्होंने आधे घंटे के अंदर अपने गाइडलाइंस चेंज किए और ये कहा कि जितने भी सर्टिफिकेट्स इश्यू हुए हैं उनमें जो है माता और पिता का दोनों का नाम होगा। अब क्या ये अपने आप में कोई अनूठी घटना है? जी नहीं, इससे पहले हमें पता नहीं है, लेकिन 1998 में यूजीसी का गाइडलाइन है। किसका? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गाइडलाइन है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि एक सर्टिफिकेट में माता और पिता दोनों का नाम होगा, क्योंकि पिता का नाम रखना क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी है। तो उसी को जो है समृता शंकर ने मेंशन करते हुए इस चिट्ठी को आगे लिखा था और उसमें वे कामयाब भी हुई। क्या नाम है? तो समृता शंकर। आपको ये नाम याद रखना है। ओके,
हमारा अगला न्यूज है, माइलन लॉन्चेस रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन डेसरेम इन इंडिया फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। सो माइलन जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन डेसरेम लॉन्च किया है। क्या? तो डेसरेम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगला है हमारा, इंडियन ऑयल कॉर्प ईस्ट कोस्ट रिफाइनरी इन पारादीप टू बी शट फॉर 3 वीक्स। सो जो इंडियन ऑयल कॉर्प है, जो रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो इसका जो पारादीप का जो रिफाइनरी है ये क्या 3 हफ्ते के लिए शट डाउन रहेगा। और किस लिए? तो मेंटेनेंस के लिए। और ये खास क्यों है? क्योंकि ये जो है रिफाइनरी ईस्ट कोस्ट का, ये 3 लाख बैरल पर डे जो है उसका उत्पादन करता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। ओके, अब इसकी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? तो 1959 में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला न्यूज ऑफ द डे है, ओपी धनकर अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हरियाणा यूनिट। तो सीधा सवाल आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो गए आपके ओपी धनकर। ओके, अगला न्यूज, यूएई लॉन्चेस स्पेस मिशन टू मार्स फ्रॉम जापान, कॉल्स इट होप। तो हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो पहला मिशन है मार्स की ओर, जिसका नाम होप है, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग अमल के नाम से भी जानते हैं, AMAL, ठीक है, अमल के नाम से भी। तो ये जो सैटेलाइट जो है पहले लॉन्च करना था 3-4 दिन पहले जापान के तांगाशिमा आइलैंड से, लेकिन ये हो नहीं पाया था क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस थे। लेकिन आज जो है इसको लॉन्च कर दिया गया और ये जो है अरब वर्ल्ड का सबसे पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। क्या है? इंटरप्लैनेटरी मिशन अरब वर्ल्ड का। किसने लॉन्च किया? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूएई की बात हुई है तो यूएई की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो यूएई की स्पेस एजेंसी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल राशिद स्पेस एजेंसी। क्या नाम है? मोहम्मद बिन अल राशिद स्पेस एजेंसी, ये आपको याद रखना है। और जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा। ठीक है, अब अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है, FDA approves Quest COVID-19 टेस्ट फॉर पूल्ड सैंपल यूज। सो FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये किसकी हेल्थ एजेंसी है? तो जैसे इंडिया की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वैसे FDA जो है ड्रग के उसको अप्रूव करती है। तो FDA कहां की है? ये है यूएस की। किसकी? तो अमेरिका की। तो इसने जो है क्वेस्ट कोविड-19 टेस्ट को क्या है, उसके यूसेज को अप्रूव कर दिया है। किस लिए? कि बैच में ही अब कोविड-19 टेस्ट होगा। अगर पॉजिटिव है तो आप हॉस्पिटल जाएं और नेगेटिव है तो घर जाएं। तो ये बैच में ही क्या है कि टेस्टिंग करेगा। ओके, अब अगला यानी लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, ट्रेडिशनल फार्म फेस्टिवल हरेली। ये आपको याद रखना है, ट्रेडिशनल फार्म फेस्टिवल हरेली बीइंग सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है? फार्म फेस्टिवल, तो हरेली। आपको ये याद रखना है। ओके, तो चलिए ये थे हमारे वन लाइनर्स ऑफ द डे और अब बढ़ते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग जो है मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स यूनिवर्स के नाम से है। और वहां पे हम लोग जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स देते हैं इमेजेस के फॉर्म में। दैट मीन्स कि रीड थ्रू इमेजेस। सो पढ़ने में भी आसान और समझने में भी आसान। तो जरूर से जरूर मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। क्या नाम है? करंट अफेयर्स यूनिवर्स। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्राइवेट ट्रेन्स विल बी रन बाय इंडियन रेलवेज बाय 2027। तो भारतीय रेल द्वारा कितने निजी ट्रेन 2027 तक चलाए जाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि 151। कितने? तो 151। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये बेसिकली फेजेस में चलाया जाएगा। ये फर्स्ट फेज में, ये सेकंड फेज में, ये थर्ड फेज में। तो आइए जरा देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोगों को यहां पे एक जरूरी जानकारी, क्या कि भारत में पहला प्राइवेट ट्रेन चला था लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच में, जिसका नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। क्या? तो तेजस एक्सप्रेस। कब? तो 4 अक्टूबर 2019 को। कब? तो 4 अक्टूबर 2019 को ये पहला प्राइवेट ट्रेन था। और ये किसने चलाया था? तो IRCTC ने। किसने? तो IRCTC ने। ये आपको याद रखना है। अब कितने चलाए जाएंगे? तो 151। कब तक? तो 2027 तक। ठीक है, यहां देखिए अब
भारतीय रेलवे ने 151 निजी ट्रेनों के लिए 1 जुलाई 2020 को अर्हता प्राप्त करने की यानी कि रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जो है इसका विज्ञापन जारी किया था। और ये सीधा क्या था कि अब जो है इंडियन रेलवे जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, अब उसमें भी क्या होगा, अब उसमें भी आपका जो है प्राइवेट की एंट्री हो जाएगी। अब पहले 12 जो प्राइवेट ट्रेन है ये 2023 से लेकर 24 तक चलाए जाएंगे। इसके बाद 2024 से 25 में 45 और ट्रेन चलाई जाएंगी और फिर 2025-26 में जो है अगले 50 ट्रेन और अंतिम 2026-27 में 45 और जो है ट्रेन शुरू की जाएंगी। तो 4 चरणों में जो है 151 ट्रेनें 2027 तक चलाई जाएगी। ओके, अब इन ट्रेनों की स्पीड क्या होगी, तो इन ट्रेनों की स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सारे जो ट्रेन है ये मेक इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये बनेंगे। लगभग कितने 70% जो है ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनेंगे। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है कि रेलवे की योजना भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 12 क्लस्टर पे चलाने की है। कितने, तो 12 क्लस्टर्स पे। अब इन 12 क्लस्टर्स के नाम क्या है, तो इन 12 क्लस्टर्स के नाम है दिल्ली और मुंबई में 2-2 यानी कि 4 हो गए, फिर सिकंदराबाद, चेन्नई, हावड़ा, जयपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़, बेंगलुरु और पटना। तो इन सब में 1-1 और दिल्ली और मुंबई में 2-2। ठीक है, अब इससे इंडियन रेलवेज को जो है क्या लाभ होगा, तो आप देख सकते हैं इससे जो है इंडियन रेलवेज को क्या लाभ होगा। तो इससे जो है इंडियन रेलवे को लाभ ये होगा कि इंडियन रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए का पहले तो निवेश मिलेगा, उसके बाद जो है विश्व स्तर की सेवा मिलेगी, फिर भारतीय रेल का जो घाटा है वो कम होगा। उसके अलावा जो है एक अनुमान ये है कि जो आपका माल की ढुलाई होगी, माल मतलब कि जो ढुलाई शुल्क होगा, माल मेरा कहने का मतलब है ढुलाई शुल्क, सो जो हॉलेज चार्जेस होंगे उससे जो है लगभग रेलवे को 3,000 करोड़ रुपए सालाना प्राप्त होंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया को जो है बढ़ावा मिलेगा, रेल नेटवर्क का क्षेत्रीय संतुलन होगा क्योंकि जो भी इससे पैसा आएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट और जहां पे भी जो है रेलवे नेटवर्क नहीं पहुंचा है वहां पे जो है पहुंचाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। और लास्टली बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा इससे। ओके, तो ये हैं सारे फायदे 151 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने का। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द यूएस नेवी विल बी कंडक्टिंग द मैरीटाइम ड्रिल पासेक्स विथ विच कंट्री। सो अमेरिकन नौसेना किस देश के साथ मैरीटाइम ड्रिल पासेक्स का आयोजन करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। क्या है, तो डी यानी इंडिया। अब ये 4 कंट्री का मैंने नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये यूएस के साथ मिलकर अगर सिंगापुर को हटा दें, इसको सिंगापुर को अगर हटा दें तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जो है यूएस के साथ मिलकर क्या, तो क्वाड फॉर्म करेंगे। क्या, तो क्वाड। ठीक है, क्वाड क्या है, ये एक ग्रुप है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का ग्रुप है और इससे चाइना को जो है काफी आपत्ति है और इसका लगभग जो है दिसंबर एंड तक इसके अनुरूप एक एक्सरसाइज हो भी जाएगी। कब, जब मलाबार एक्सरसाइज होगी। मलाबार एक्सरसाइज कब होगी, तो दिसंबर आपका एंड में। ठीक है, अब बढ़ते हैं पासेक्स की ओर। ठीक है, आई होप यहां से क्लियर है। अब पासेक्स की ओर बढ़े तो ये देखिए, ये है यूएस का यूएसएस निमित्ज शिप। अब यहां पे देखिए क्या है, तो यूएस नेवी करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमित्ज की अगुवाई में जो है भारतीय युद्धपोत जो है इस जो युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। और ये पासेक्स क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसका मतलब होता है पैसेज एक्सरसाइज। क्या मतलब, सॉरी, पासिंग एक्सरसाइज। क्या मतलब होता है इसका, पासिंग एक्सरसाइज। और ये पासिंग एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि इस एक्सरसाइज के लिए पहले से कोई भी जो है योजना नहीं बनाई जाती है। जैसे कि मलाबार एक्सरसाइज है, उसकी योजना होती है, उसके बाद होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई योजना निर्धारित नहीं होती है, बस क्या है कि जैसे ही पास कर रहे हैं मन में आया और युद्ध अभ्यास कर लिया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आपको यहां पे दिखाते हैं, क्योंकि अभी जो हमें पता लगा था कि जो यूएस के शिप्स हैं वो साउथ चाइना सी में जो है तैनात हैं। ठीक है, अब जो यूएसएस निमित्ज है ये गल्फ की तरफ रवाना हो रहा है। कैसे, तो ये देखिए इस रूट से मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए ये गल्फ की तरफ जो है तैनात होने जा रहा है। अब ये जो गल्फ की तरफ जा रहा है तो ये आप
आपका क्या है, ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे ही जो इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट है वो है। अब जब यहां से जब ये पास करेगी यूएसएस निमित्ज के शिप, तो इंडियन नेवी और यूएस नेवी पास एक्स करेंगे। क्या, तो पासिंग एक्सरसाइज। देख रहे हैं ना आप ये रूट, साउथ चाइना सी से ऐसे मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए पर्शियन गल्फ या अदर उस तरफ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पे आप देखिए क्या है, यहां पे है आपका सुंडा स्ट्रेट। कहां, तो ये आपका है आपका ये सुंडा ये आपका कौन सा है, ये पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा के बीच में जो है क्या है आपका, ये स्ट्रेट है जिसको हम लोग सुंडा स्ट्रेट भी बोलते हैं। किसके बीच में, जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच में, जो इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ये है आपका इंडोनेशिया का पार्ट, ये आपका बोर्नियो है। कौन सा, ये सॉरी यहां पे दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, ये जो है आपका क्या है, ये आपका बोर्नियो आइलैंड है। क्या है, तो बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। अब यहां देखिए क्या है, ये है स्पार्टली आइलैंड। ये जो है विवादित क्षेत्र है जो कि चाइना क्लेम कर रहा है, लेकिन जैसे आपका ब्रुनेई, आपका फिर कंबोडिया, वियतनाम, ये सब इसको अपोज कर रहे हैं। फिर पार्सल आइलैंड्स को भी लेकर क्या है, विवादित है पार्सल आइलैंड्स भी। फिर यहां पे है सकरबर्ग आइलैंड, तो ये भी जो है विवादित है। तो ये आपका पूरा साउथ चाइना सी क्या है, एक तरह से विवादित है। और इंडिया ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था। कौन है इंडिया के प्रवक्ता विदेश के, तो अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो साउथ चाइना सी है ये ग्लोबल कॉमन है और ये जो है रीजनल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है कि चाइना इसको 90% इसका क्लेम कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर का जो है तेल का व्यापार यहां से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है आपका पैसेज है, किसके लिए, तेल के और गैस के व्यापार के लिए। ठीक है, इसीलिए ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहां देखिए, यहां पे मैंने जो है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं तो मतलब कि आप लोग इसको जो है पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप लोगों को जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, तो मैं कल जो है इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने ये किया है कि दोनों देश कहां करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके बगल में ये युद्ध अभ्यास करेंगे। अब जो बात होती है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन की, तो ये जो है किक लाइटर प्रपोजल 1991 में आया था, उससे शुरू हुआ था। किससे, तो किक लाइटर प्रपोजल से। फिर फरवरी 1992 में भारत और यूएस के बीच में सबसे पहला मिलिट्री एक्सरसाइज होता जिसका नाम था टीक इरोक्वस। क्या नाम था, टीक इरोक्वस। मई 1992 में पहला नेवल मालाबार एक्सरसाइज हुआ था। 2004 में युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। फिर 2015 में मालाबार एक्सरसाइज जो है ये ट्राइलैटरल हो गया, किसके, जापान के इंक्लूजन के साथ। 2018 में भारत जो है रिम पैक एक्सरसाइज में शामिल हुआ 26 देशों के साथ, और ये रिम पैक एक्सरसाइज 1971 से चालू है, और ये जो है आपका वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है, रिम्पैक, जिसमें भारत 2018 में शामिल हुआ था। फिर रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और नवंबर 2019 में HADR एक्सरसाइज हुआ था, जिसको टाइगर ट्रायम्फ के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टाइगर ट्रायम्फ। और ये हुआ था कहां पे, तो ये आपका विशाखापट्टनम कोस्ट के वहां पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप काफी जानकारी आप लोगों को यहां से मिल गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रिटन टू प्राइम मिनिस्टर टू विथड्रॉ ऑर्डिनेंस ऑन फार्म प्रोड्यूस ट्रेड। तो किस राज्य ने कृषि उपज व्यापार पर अध्यादेश को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा है। तो ये लिखा है किसने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, छत्तीसगढ़ ने। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, आपका भूपेश बघेल, और जो गवर्नर है वो कौन है, अनुसुईया उइके। तो कौन, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है कि ये जो फार्म प्रोड्यूस पे अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस लाया गया है 5 जून को, उसको जो है वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो है किसानों के हित में नहीं है। और छत्तीसगढ़ जो है अब पंजाब के साथ दूसरा राज्य होगा है जिसने कि इसको हटाने की मांग की है। कौन कौन है, पंजाब और छत्तीसगढ़। अब पंजाब और छत्तीसगढ़ क्या है, तो ये दोनों ही कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, और डेफिनेटली इसमें पॉलिटिक्स तो दिखाई ही दे रही है। ओके, अब
बात उठती है कि इस ऑर्डिनेंस में ऐसा है क्या। तो ऑर्डिनेंस में क्या है, तो यहां देखिए, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान किसानों के व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 की ओर खींचा है। क्या, तो फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन ऑफ फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये जो अध्यादेश है 5 जून 2020 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। अब इसकी जो है मुख्य बातें क्या हैं, तो इसकी मुख्य बातें ये हैं कि अब जो है किसान वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मार्केट यार्ड के बाहर भी जाकर जो है बेच सकते हैं, फ्रीडम है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो है ये एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्रणाली है उसको सपोर्ट करेगा। और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या होगा, वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। क्या होगा, तो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। तो दोस्तों मेरा यहां पे जो है एक सवाल है आप लोगों से, क्या वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट और बहुत सारे ऐसे स्कीम, वन इंडिया वन इलेक्शन, वन इंडिया वन राशन कार्ड, क्या ये देश के हित में है या देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जी हां, तो ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स हैं। अब एपीएमसी एक्ट, यहां पे एक जो मुख्य निकलता है एपीएमसी एक्ट, तो ये एपीएमसी एक्ट कब आया था, तो ये आपका 2003 में आया था। एपीएमसी मॉडल एक्ट कब आया था, 2003 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ रेयर येलो टर्टल वाज रिसेंटली फाउंड। तो हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ओडिशा में, ए यानी करेक्ट ऑप्शन है ए ओडिशा। इसके मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, तो यहां देखिए इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये है आपका येलो टर्टल, ये रेयर है। लेकिन अब ये क्या है, रेयर तो है लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुआ भी बोलते हैं। लेकिन ये रेयर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 10,000 शिशुओं में से केवल एक ही है जो जिंदा रह पाता है। कहां, तो बाहर के एनवायरनमेंट में, इसलिए ये रेयर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में जो वन्यजीव कार्यकर्ता हैं उनको काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि राइनोस के लिए फेमस है, वहां पे अल्बिनो बाघ मिला था। ठीक है, क्या, तो अल्बिनो बाघ भी मिला था। ओके, अब बात उठती है कि ये जो पीला कछुआ है ये उड़ीसा के किस स्थान से मिला? तो ये जो है उड़ीसा के सुजनपुर गांव से मिला। कहां, सुजनपुर गांव, जो कि बालासोर जिला में स्थित है। ओके, तो ये था यहां से जानकारी इतना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि हु इज हेडिंग द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन टू प्रोब हैदराबाद एनकाउंटर। तो हैदराबाद मुठभेड़ की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये जो 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन है इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 2019 में हुआ था। कब, तो दिसंबर 2019 में जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस वीएस सिरपुरकर। क्या करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि जस्टिस रिटायर्ड वीएस सिरपुरकर। अब बाकी जो 3 ऑप्शन है ये क्या है? तो जीएस मनी और प्रदीप कुमार यादव ये एडवोकेट हैं और ये 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन का हिस्सा हैं। और शशिकांत अग्रवाल, तो शशिकांत अग्रवाल जो है, जो विकास दुबे के ऊपर 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन बनाई गई, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। ये जो है उस 1 मेंबर कमीशन को हेड कर रहे हैं, किसके? तो विकास दुबे इनकाउंटर केस को। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा जो है हमने सवाल क्यों पूछा, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जब सुनवाई हो रही थी विकास दुबे इनकाउंटर केस पे, तो वीएस सिरपुरकर कमेटी ने और 3 महीने का समय मांगा है अपने इंक्वायरी को पूरा करने के लिए। तो ये हैदराबाद इनकाउंटर केस आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जहां पे रेप के दोषियों को जो है क्या कि एनकाउंटर करके मार दिया था हैदराबाद पुलिस ने। और
अब विकास दुबे के केस में ऐसा आया जब पुलिस ने इनकाउंटर करके मारा है। तो सवाल ये नहीं है कि वो लोग सही थे या गलत, वो लोग डेफिनेटली गलत थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम जो भी रूल ऑफ लॉ है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ताक पर रख के क्या इनकाउंटर को जो है एक ट्रेडिशन बना देंगे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिकॉज हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं, हम लोग एक जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड है, तो क्या इस सभ्य समाज को शोभा देता है? तो ये अपने आप में पूछने वाला सवाल है। ओके, तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है और एक अहम फैसला दिया है। वो क्या? शशिकांत अग्रवाल कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यूपी गवर्नमेंट को कि आप जो है इसको खत्म करें और हम लोग जो है अब कमेटी बैठाएंगे, आप लोग हमें नाम फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये रहे जस्टिस वी एस सिरपुरकर। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑनररी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स। सो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, टीना डाबी। तो ये जो है ये टॉपर थी आईएएस की और ये उस समय पे काफी नाम कमाया था और ये भी राजस्थान में अपॉइंटेड हैं। ठीक है, अब टीना डाबी को क्या बनाया है? ये इनको जो है एडवाइजर बनाया गया है ऑनररी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स का। अब ब्रिक्स का मतलब क्या है ये सब आपको पता है। ये कॉन्सेप्ट जो है जिम ओ नील ने दिया था। किसने? तो जिम ओ नील ने दिया था। और ये जो है 5 देशों का समूह है। क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, और टीना डाबी कहां है? तो ये रही टीना डाबी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ड्रॉट रिलीफ प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सेंटर। सो केंद्र के किस राज्य के सूखा राहत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? तो किसके? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि झारखंड के। तो झारखंड की मंत्रिमंडल जो कि हेमंत सोरेन के अंदर बैठी थी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रपोजल जो है केंद्र सरकार को भेजा। कब? तो अप्रैल 2020 में, जिसको केंद्र सरकार ने है खारिज कर दिया या अस्वीकार कर दिया। अब इस ड्रॉट रिलीफ यानी कि सूखा प्रभावित जो प्रदेश है उनके रिलीफ पैकेज में क्या था कि बेसिकली होता क्या है कि पहले यहां देखिए ये मैनुअल मैंने डिस्कस किया है। क्या है? केंद्र का ड्रॉट मैनुअल। अब यहां से ही मैं बता रहा हूं कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में अगर सूखा है तो पहले क्या होता है कि राज्य को 3 मानकों पे जो है आकलन करना होता है। तो पहला मानक है ट्रिगर 1 यानी कि वर्षा पैरामीटर। क्या वहां पे वर्षा कम हुई है। दूसरा ट्रिगर होता है फसल, रिमोट सेंसिंग और मिट्टी की नमी और जल विज्ञान। ये होता है क्या? फसल, रिमोट सेंसिंग, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान। तो इन चारों को मिलाकर दूसरा ट्रिगर बनाया जाता है। तीसरा जो होता है सत्यापन, यानी कि जमीन की सच्चाई क्या है, क्या सच में वहां पे जो है मॉइस्चर नहीं है और सूखा पड़ा हुआ है। जब इस चीज का एक राज्य आकलन कर लेता है तो उसका जो है मंत्रिमंडल ये घोषित करता है कि ये इतने जो क्षेत्र हैं इस राज्य के वो सूखा प्रभावित हैं कि नहीं है। किन मानकों पे? इन 3 मानकों पे। और फिर जो है केंद्र को ये भेजा जाता है और केंद्र की जो टीम है फिर वो उस राज्य में जाती है, उसका दौरा करती है और सत्यापित करती है कि क्या सच में ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो है सेंटर ड्रॉट रिलीफ पैकेज जो है कंपनसेशन के रूप में किसानों को देता है। तो ये सेम जो है आपका झारखंड सरकार ने भी किया। अब ये किसके लिए किया? तो लगभग 55 खंडों के लिए, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से? बोकारो, छतरा, पाकुर, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग के लिए। लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो लास्ट जो डेट था 31 अक्टूबर 2019 था, तो आपने समय सीमा के बाहर भेजा है, इसलिए इसे खारिज कर दिया है। लेकिन झारखंड सरकार का कहना यह है कि अगर पैकेज नहीं मिलता है तो लगभग 7 लाख किसान जो है कंपनसेशन से मरहूम हो जाएंगे। और कहने का मतलब यह है कि उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था और बीजेपी की सरकार थी। तो अब सीधी सी बात है, घाटा तो किसानों का है, लेकिन पॉलिटिकल जो बैटल है केंद्र और राज्य के बीच में चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये था एक्चुअल जो है सिचुएशन इस ड्रॉट रिलीफ पैकेज को लेकर। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हमारा 8वां क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द एक्सटेंडेड बैरियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे ई-बॉस प्रोजेक्ट। तो किसने विस्तारित बेरियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण परियोजना शुरू की? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, जीन पॉल नीब। किसने? तो जीन पॉल नीब। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। और ये मैंने सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि आज जो है विश्व का यानी कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड का जो है 3D मैप जो है पब्लिश किया गया है। कब? तो 20 जुलाई 2020 को यूनिवर्स का सबसे बड़ा 3D मैप पब्लिश किया है। और इस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है आपके एस्ट्रोफिजिसिस्ट जीन पॉल नीब ने 2012 में दिया था। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ई-बॉस। ठीक है। और इसमें जो है कितने, लगभग 30 संस्थान यानी कि 30 इंस्टीट्यूट्स वर इन्वॉल्व इनटू इट। और ये जो है मानचित्र स्लोवन डिजिटल स्काई सर्वे पर बेस्ड है। किस पे? तो स्लोवन डिजिटल स्काई सर्वे पर बेस्ड है। और ये जो 3D मानचित्र का है, ये विश्व का सबसे बड़ा मानचित्र है ब्रह्मांड का। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो मेन पॉइंट है वो टिक कर दिए हैं, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लैक रॉक इन न्यूज रिसेंटली। तो हाल ही में समाचार में ब्लैक रॉक क्या है? तो ब्लैक रॉक जो है एक मालवेयर है। क्या है? एक मालवेयर है। मालवेयर यानी कि मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो दोनों वर्ड का जो पहला है उसको लेकर बनाया है, मलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि मालवेयर। अब जो है ये क्या नया मालवेयर है? जी नहीं, ये नया नहीं, ये मई में ही ये मालवेयर आया था। और ये जो मालवेयर है ये मई में आया था, लेकिन अब जो है क्या, ये एंड्रॉयड फोन्स को ही अटैक कर रहा है। और जो है ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक डिटेल्स भी चुरा ले रहा है। अब मालवेयर तो मैंने बता दिया, तो क्या एक ये इकलौता मालवेयर था? जी नहीं, जब से कोरोना वायरस आया है तब से लगभग 4 जो है मालवेयर जो है मतलब कि पूरे दुनिया में आ चुके हैं। तो पहला है फेक स्काई, फिर दूसरा है इवेंट बॉट, तीसरा कोविड लॉक और चौथा एजेंट स्मिथ। ठीक है। ये 4 भी क्या है? ये 4 भी मालवेयर ही हैं। और 5वां कौन सा है? ब्लैक रॉक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को यहां से जानकारी मिल गई, समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट लॉन्च द गोधन न्याय योजना। तो किस राज्य ने गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ ने हरेली, यहां आज जो मनाया जाता है 20 जुलाई को, तो आज ही के दिन गोधन न्याय योजना जो है लॉन्च किया। इसके तहत क्या है कि 2 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है काउ डंग को खरीदा जाएगा। और ये जो है रूरल इनकम को बढ़ाएगा। किसके हिसाब से? 2 रुपए पर केजी के हिसाब से। इसके अलावा जो है हाल ही में जो है आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी है लॉन्च किया था। वो किस लिए था? तो वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। कौन सा? राजीव गांधी किसान न्याय योजना और अब गोधन न्याय योजना। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है करंट अफेयर का शो आज समाप्त होता है। कैसा लगा हमारा करंट अफेयर क्विज शो आज का, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और डेफिनेटली अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, हमसे जुड़े रहें रोज ऐसे ही ज्ञानवर्धक करंट अफेयर्स पाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं। शुभ रात्रि।